सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 1 द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, प्राचीन भारत के विकास को आकार देने में भौगोलिक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपमहाद्वीप के विविध परिदृश्य, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र की सभ्यता, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। नदी घाटियां। सिंध और गंगा नदी घाटियों के उपजाऊ मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते थे। इन नदियों की वार्षिक बाढ़ से पोषक तत्वों से भरपूर गाद जमा हो गई, जिससे भरपूर फसल हुई और कृषि समुदायों का विकास हुआ। भोजन की इस प्रचुरता ने सिंधु घाटी और वैदिक काल जैसी प्रारंभिक सभ्यताओं के उदय में सहायता की। प्राकृतिक प्रहरी। भारत के भौगोलिक प्रहरी, जिनमें उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में हिंद महासागर शामिल हैं, आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती हैं, जिसने समृद्ध और विविध संस्कृतियों और दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यापारिक मार्ग। एशिया के चौराहे पर भारत की रणनीतिक अवस्थिति ने इसे व्यापार का केंद्र बनने में सक्षम बनाया। सिल्क रोड और समुद्री मार्ग ने भारत को मध्य पूर्व, मध्य एशिया और चीन से जुड़ने में सहायता प्रदान की, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक समृद्धि हुई। जलवायु विविधता। भारत के विविध जलवायु क्षेत्र, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान से लेकर पश्चिमी घाट के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों तक उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और यहाँ के लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। इस विविधता ने विशेषज्ञता और विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास को प्रोत्साहित किया। खनिज संसाधन। लोहा, तांबा और कीमती पत्थरों जैसे प्रचुर खनिज संसाधनों ने धातु विज्ञान और शिल्प कौशल में प्रगति को बढ़ावा दिया, जिससे प्राचीन भारतीय उद्योगों और व्यापार के विकास में योगदान मिला। निष्कर्षतः प्राचीन भारत के विकास, इसकी कृषि, व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक विविधता को आकार देने में भौगोलिक कारक मौलिक थे। इन कारकों ने न केवल भारत के अतीत को प्रभावित किया, बल्कि इसके वर्तमान और भविष्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दो प्रमुख व्यक्तित्व थे, परंतु इन दोनों के दृष्टिकोण में शिक्षा तथा राष्ट्रवाद के संदर्भ में विभिन्नताएं व्याप्त थीं। गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा में विश्वास करते थे। उन्होंने ग्रामीण जीवन में निहित व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया और चरित्र विकास तथा आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से ईमानदार होने के लिए सशक्त बनाना, शिक्षा को समुदाय की आवश्यकताओं के साथ जोड़ना था। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा, जो राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के प्रति अधिक व्यापक, वैश्विक और उदार दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने शांति निकेतन नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कलात्मक और रचनात्मक गतिविधियों पर जोर देता था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीयता और मानवतावाद की भावना को बढ़ावा देना था। टैगोर का मानना था कि शिक्षा को राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रवाद के बारे में उनका दृष्टिकोण अधिक समावेशी था, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और सद्भाव पर बल दिया गया था।
निष्कर्षतः शिक्षा के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण सादगी और सामुदायिक जुड़ाव पर आधारित था, जो आत्मनिर्भरता पर केंद्रित राष्ट्रवाद के उनके दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर टैगोर ने एक वैश्विक और उदार शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया, जो राष्ट्रवाद के उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसने सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक सहयोग पर बल दिया। प्रश्न संख्या 3। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में रेलवे प्रणाली के आविर्भाव का उनके सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न प्रकार से नवीन आयाम तथा आकार प्रदान किया। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। रेलवे ने कच्चे माल के कुशल परिवहन को सक्षम बनाकर औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे कारखानों और शहरी केंद्रों का विकास हुआ। इसने ग्रामीण से शहरी प्रवास को भी प्रेरित किया, क्योंकि लोगों ने बढ़ते उद्योगों में रोजगार की तलाश की। आर्थिक विकास। रेलवे ने माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया, परिवहन लागत कम की और व्यापार गतिविधियों में वृद्धि की। इसने बाजारों का विस्तार करके, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करके और श्रम की मांग बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। सामाजिक एकीकरण। रेलवे ने पहले के अलग थलग पड़े क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इससे सामाजिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। लोग अब अधिक आसानी से यात्रा कर सकते थे, जिससे संस्कृतियों और विचारों का अधिक सम्मिश्रण हुआ। कृषि प्रभाव। रेलवे प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप कृषि पद्धतियों में बदलाव आया। इसके माध्यम से किसानों की पहुंच व्यापक बाजारों तक संभव हुई, जिससे फसलों में विविधता तथा उसका व्यवसायीकरण संभव हुआ। हालांकि कुछ क्षेत्रों को रेलवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण छोटे किसानों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। रोजगार के अवसर। रेलवे के निर्माण और संचालन से रोजगार के अवसर पैदा हुए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जहां अंतर महाद्वीपीय रेल परियोजना ने हजारों मजदूरों को रोजगार दिया था। पर्यावरणीय प्रभाव। रेलवे के विकास ने संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा दिया और भाप इंजनों से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि की। हालांकि उन्होंने ईंधन और निर्माण के लिए लकड़ी की मांग को कम करके जंगलों पर दबाव भी कम किया। पृष्ठ संख्या 102। स्थानिक विकास। रेलवे लाइनों की अवस्थिति ने कस्बों और शहरों के विकास को प्रभावित किया। रेलवे स्टेशनों के पास के क्षेत्रों में अक्सर तेजी से विकास हुआ, जबकि दूर दराज के क्षेत्रों को आर्थिक स्थिरता का सामना करना पड़ा। निष्कर्षतः रेलवे की शुरुआत के बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़े, जिससे विभिन्न देशों में आधुनिकीकरण, व्यापार और शहरीकरण की दिशा तय हुई। जहां इसने आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दिया, वहीं इसने पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक विस्थापन जैसी चुनौतियां भी सामने ला दी, जो दुनिया भर में समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के साथ रेलवे की जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करती है। प्रश्न संख्या 4। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, जलवायु परिवर्तन उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। ये क्षेत्र कृषि पर निर्भरता, सीमित संसाधनों और चरम मौसम की घटनाओं के उच्च जोखिम के कारण विशेष रूप से असुरक्षित हैं। इन देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम कई गुना हैं। फसल की पैदावार में कमी, बढ़ते तापमान, वैकल्पिक वर्षा पैटर्न और बढ़ते कीटों और बीमारियों के कारण फसल की पैदावार कम हो सकती है,
चावल, मक्का और गेहूं जैसी मुख्य फसलें विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, जिससे भोजन की उपलब्धता खतरे में पड़ जाती है। पानी की कमी। जलवायु परिवर्तन वर्षा पैटर्न को बाधित कर सकता है और लंबे समय तक सूखे का कारण बन सकता है। इससे सिंचाई के लिए पानी की कमी हो सकती है, जिससे फसल उत्पादन और उस पर निर्भर किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। जैव विविधता की हानि। जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकता है, जिससे जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। इसका प्रभाव परागकणों और प्राकृतिक कीट नियंत्रण पर पड़ता है, जिससे कृषि कम उत्पादक हो जाती है। चरम मौसम की घटनाएं। उष्णकटिबंधीय देशों में तूफान, टाइफून और चक्रवात का खतरा रहता है। बारंबार और तीव्र तूफान फसलों, बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क को नष्ट कर सकते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि। उष्णकटिबंधीय देशों में तटीय क्षेत्रों को समुद्र के स्तर में वृद्धि के खतरे का सामना करना पड़ता है। ये ताजे पानी के स्रोतों को दूषित कर सकता है तथा कृषि योग्य भूमि को कम कर सकता है, समुदायों को विस्थापित कर सकता है और खाद्य उत्पादन को बाधित कर सकता है। खाद्य मूल्य में अस्थिरता। जलवायु प्रेरित भोजन की कमी से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी। प्रवासन और संघर्ष। जलवायु प्रेरित खाद्य असुरक्षा बड़े पैमाने पर प्रवासन और यहां तक कि दुर्लभ संसाधनों पर संघर्ष को गति दे सकती है, जिससे उष्णकटिबंधीय देशों के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अनुकूली कृषि प्रथाओं, टिकाऊ संसाधन प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयोजन की आवश्यकता है। ऐसा करने में विफलता से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भोजन की गंभीर कमी और मानवीय संकट पैदा हो सकता है। प्रश्न संख्या 5। आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, वर्तमान समय में विश्व मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और अस्थिर जल प्रबंधन प्रथाओं जैसे परस्पर जुड़े कारकों के संगम के कारण मीठे पानी के संसाधनों की उपलब्धता और उन तक पहुंच के संकट का सामना कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि। वैश्विक जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे मीठे पानी के स्रोतों पर भारी दबाव पड़ रहा है। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के परिणाम स्वरूप पीने, स्वच्छता, कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए पानी की मांग में वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय जल निकायों का अत्यधिक दोहन और कमी होगी। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ने पारंपरिक वर्षा पैटर्न को बाधित कर दिया है, जिससे सूखा, बाढ़ और चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। मौसम में ये बदलाव पानी की समस्या को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र कभी मीठे पानी के विश्वसनीय स्रोत थे, उन्हें अब अप्रत्याशितता का सामना करना पड़ रहा है और उनके संसाधनों पर तनाव बढ़ गया है। प्रदूषण, कृषि अपवाह, औद्योगिक निर्वहन और अपर्याप्त अपशिष्ट जल उपचार से प्रदूषण मीठे पानी के स्रोतों को दूषित करता है, जिससे वे उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। प्रदूषण न केवल साफ पानी की उपलब्धता को कम करता है, बल्कि इसे उपचारित करना और वितरित करना भी महंगा बनाता है। खराब जल प्रबंधन, अत्यधिक दोहन, अकुशल सिंचाई और असमान वितरण सहित अकुशल और अस्थिर जल प्रबंधन प्रथाएं पानी की कमी में योगदान करती हैं। कई क्षेत्रों में अपने जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उचित बुनियादी ढांचे और शासन प्रणालियों का अभाव है। शहरीकरण, तेजी से शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की मांग बढ़ जाती है, जिसकी कीमत अक्सर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ती है। शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचे का विकास प्राकृतिक जल चक्र को बाधित कर सकता है और पानी की कमी को बढ़ा सकता है। असमानता,
दुनिया के कई हिस्सों में मीठे पानी के संसाधनों तक पहुंच असमान रूप से वितरित है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पैदा होती हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अक्सर साफ पानी तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, जिससे गरीबी और असुरक्षा का चक्र बना रहता है। मीठे पानी की उपलब्धता और पहुंच के संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें टिकाऊ संसाधन प्रबंधन, बेहतर बुनियादी ढांचे, संरक्षण प्रयास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग शामिल है। अन्यथा दुनिया पानी की बदतर होती कमी से जूझती रहेगी, जिसके मानव स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर परिणाम होंगे। प्रश्न संख्या 6, फियोर्ड कैसे बनते हैं? वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, फियोर्ड प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो आमतौर पर विशिष्ट भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के संयोजन वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनका निर्माण मुख्यतः हिमनदी और अपरदन की जटिल प्रक्रिया से होता है। फियोर्ड कैसे बनते हैं? हिमनदी गतिविधि। फियोर्ड अक्सर उन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं जिन्होंने अतीत में महत्वपूर्ण हिमनदी का अनुभव किया है। हिमयुग के दौरान ग्लेशियर आगे बढ़े और नीचे की ओर बढ़ते हुए गहरी घाटियां बनाते गए। इन ग्लेशियरों में बड़ी मात्रा में बर्फ और चट्टानें थीं, जो शक्तिशाली कटाव एजेंटों के रूप में काम करती थीं। पृष्ठ संख्या 103, यू आकार की घाटियां। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़े और पीछे हटे, उन्होंने अपनी अपघर्षक क्रिया के कारण घाटियों को यू आकार की प्रोफाइल में आकार दिया। ये घाटियां अक्सर गहरी और चौड़ी होती हैं, जो फियोर्ड के निर्माण के लिए एक आदर्श आधार बनाती हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि। ग्लेशियरों के पीछे हटने के बाद उनके द्वारा बनाई गई घाटियां समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण जलमग्न हो गईं, जिससे समुद्री जल के लंबे, संकीर्ण और गहरे प्रवेश द्वार बन गए। इन इनलेट्स को अब हम फियोर्ड के रूप में संदर्भित करते हैं। फियोर्ड दुनिया के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक के रूप में। शानदार दृश्य। फियोर्ड में अक्सर पानी से उभरती हुई नाटकीय चट्टानें, प्राचीन जंगल और आश्चर्यजनक परिदृश्य दिखाई देते हैं। ऊंचे पहाड़ों, क्रिस्टल साफ पानी और हरी भरी हरियाली का संयोजन मनमोहक दृश्य बनाता है, जो पर्यटकों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। जैव विविधता। फियोर्ड जल और जमीन दोनों पर समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करते हैं। वे मछली, व्हेल और सील सहित विविध समुद्री जीवन का घर हैं, जबकि उनके आसपास के जंगल विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की मेजबानी करते हैं। शांति। फियोर्ड अक्सर अपने दूरस्थ स्थानों के कारण शांति की भावना प्रदान करते हैं। शांत पानी और प्राकृतिक परिवेश उन्हें विश्राम और चिंतन के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। सांस्कृतिक विरासत। कई फियोर्ड क्षेत्रों में जीवंत सांस्कृतिक इतिहास और स्वदेशी समुदाय हैं, जो इन क्षेत्रों के आकर्षण को बढ़ाते हैं। संक्षेप में, फियोर्ड का निर्माण हिमनदी गतिविधि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कटाव के संयोजन से होता है, और वे अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, शांति और सांस्कृतिक महत्व के कारण दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का गठन करते हैं। प्रश्न संख्या 7, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया यानी पूर्वी क्यों कहलाता है? इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, भारत के भोजपुर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून को पारंपरिक रूप से इसकी पूर्वी दिशा के कारण पूर्वे के नाम से जाना जाता है। ये नामकरण इस विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित मानसूनी पवन पैटर्न का प्रतिबिंब है। भारत में ग्रीष्मकाल के दौरान मानसूनी हवाएं मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से चलती हैं
तथा हिंद महासागर से नमी प्राप्त करती हैं। जैसे ही ये पवन प्रणाली उपमहाद्वीप में बहती है, ये भारत के पूर्वी हिस्सों तक पहुंचती है, जिसमें बिहार राज्य में स्थित भोजपुर भी शामिल है। भोजपुर क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार पर दक्षिण पश्चिम मानसून या पुरवैया का प्रभाव गहरा है। कृषि इस क्षेत्र की रीढ़ है और मानसून कृषि पद्धतियों और परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक वर्ष मानसून के आगमन का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये चावल, गेहूं और दालों जैसी फसलों की खेती के लिए बहुत जरूरी बारिश लाता है। मानसून के मौसम की सफलता अक्सर क्षेत्र के किसानों की समृद्धि निर्धारित करती है। सांस्कृतिक रूप से भोजपुर में मानसून का मौसम बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये न केवल बुआई और रोपण का समय है, बल्कि त्योहारों और अनुष्ठानों का भी समय है। लोग भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करने और बारिश के देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक साथ आते हैं। गीत, नृत्य और पारंपरिक लोक प्रदर्शन इन समारोहों का एक अभिन्न अंग है, जो समुदाय के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करते हैं। इसके अलावा मानसून के मौसम ने क्षेत्र के व्यंजनों को भी प्रभावित किया है। इस अवधि के दौरान खिचड़ी जैसे व्यंजन और दाल आधारित विभिन्न व्यंजन मुख्य भोजन बन गए हैं। क्षेत्र के भोजन पर मानसून का प्रभाव स्थानीय जीवन शैली को आकार देने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। संक्षेप में, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया कहा जाता है, का क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये कृषि पद्धतियों को निर्देशित करता है, त्योहारों और परंपराओं को जन्म देता है और यहाँ तक कि स्थानीय व्यंजनों को भी प्रभावित करता है। मानसून सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, बल्कि भोजपुर के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। प्रश्न संख्या 8। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर: आधुनिक भारत में एक संस्कार के रूप में विवाह की धारणा वास्तव में समय के साथ विकसित हुई है और इस विचार के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क है कि इसका मूल्य कम हो रहा है। एक ओर भारत के कई हिस्सों में विवाह को एक पवित्र और आजीवन प्रतिबद्धता के रूप में पारंपरिक विचार हावी हैं। परिवार अभी भी व्यवस्थित विवाहों पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं। अक्सर धार्मिक समारोहों और रीति रिवाजों के साथ मिलन की पवित्रता को रेखांकित किया जाता है। ये प्रथाएं एक संस्कार के रूप में विवाह के प्रति स्थायी श्रद्धा को प्रदर्शित करती हैं। हालांकि ऐसे संकेत हैं कि आधुनिक भारतीय समाज में एक संस्कार के रूप में विवाह की धारणा बदल रही है। शहरीकरण, वैश्वीकरण और बदलते सामाजिक मूल्यों जैसे कारकों ने प्रेम विवाह, अंतरधार्मिक विवाह और केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कारकों के बजाय अनुकूलता पर आधारित विवाहों की वृद्धि में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त तलाक की दर भी बढ़ रही है, जो दर्शाता है कि सभी विवाहों को आजीवन पवित्र बंधन के रूप में नहीं देखा जाता है। निष्कर्षतः, जबकि एक संस्कार के रूप में विवाह की अवधारणा अभी भी भारत में कई लोगों के लिए महत्व रखती है, ये स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण और बदलते दृष्टिकोण विवाह को देखने के तरीके को प्रभावित कर रहे हैं। ये पहचानना आवश्यक है कि ये परिवर्तन आवश्यक रूप से संस्था के मूल्य को कम नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकल्पों और परिस्थितियों के दबाव में भारतीय समाज की विविधता और अनुकूलन क्षमता को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर: भारतीय समाज में युवा महिलाओं एवं नव युवतियों के बीच आत्महत्या की बढ़ती दर एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसके लिए विभिन्न परस्पर जुड़े कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कई व्यापक कारक इस संबंधित प्रवृत्ति में योगदान करते हैं, जैसे
सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं। भारतीय समाज अक्सर युवा महिलाओं पर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए अत्यधिक दबाव डालता है। ये दबाव शैक्षणिक प्रदर्शन, तय विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों के रूप में प्रकट हो सकता है, जिससे निराशा और हताशा की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। लैंगिक भेदभाव। भारत में शिक्षा, रोजगार के अवसरों और सामाजिक स्थिति में असमानताओं के साथ लैंगिक भेदभाव प्रचलित है। ऐसी प्रथाओं से नव युवतियों में भेदभाव और सीमित अवसरों का अनुभव होता है, जो निराशा और असहायता की भावना पैदा करता है। मानसिक स्वास्थ्य कलंक। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कलंकित किया जाता है, जिससे भावनात्मक संकट का सामना करने पर युवा महिलाओं के लिए मदद लेना मुश्किल हो जाता है। ये कलंक मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए समय पर हस्तक्षेप और उपचार को रोक सकता है, जिससे आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। पृष्ठ संख्या 104। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न। डिजिटल तकनीक के उदय ने युवा महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर बुलिंग का शिकार बना दिया है। ये उत्पीड़न अलगाव और निराशा की भावनाओं को तीव्र कर सकती है, जो इन नव युवतियों हेतु आत्महत्या के लिए एक कारण बन सकता है। आर्थिक चुनौतियां। बेरोजगारी और वित्तीय अस्थिरता जैसे आर्थिक कारक युवा महिलाओं में भेद्यता बढ़ा सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की कमी से शक्तिहीनता और निराशा की भावना पैदा हो सकती है। सहायता प्रणालियों का अभाव। कुछ मामलों में युवा महिलाओं को मजबूत समर्थन प्रणालियों की कमी हो सकती है, चाहे वे उनके परिवार या समुदाय में हों। भावनात्मक संकट के समय समर्थन की ये कमी उन्हें और भी अलग थलग कर सकती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार, लैंगिक भेदभाव को कम करना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए सहायता और समर्थन प्राप्त करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाना शामिल है। समाज के लिए ये आवश्यक है कि वो इस समस्या की तात्कालिकता को पहचाने और युवा महिलाओं को जीवन की चुनौतियों से निपटने और उनमें आत्महत्या की बढ़ती दर को कम करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए सामूहिक रूप से काम करें। प्रश्न संख्या 10। बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर। आराम और मनोरंजन के साधन के रूप में बच्चों को दुलारने से लेकर मोबाइल फोन तक के बदलाव का बच्चों के समाजीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हालांकि प्रौद्योगिकी विभिन्न लाभ प्रदान भी करती है, लेकिन मात्र मनोरंजन के लिए इसका अधिक उपयोग बच्चे के सामाजिक विकास के लिए कुछ चुनौतियां भी पेश करती है। जैसे बच्चों को माता या पिता द्वारा शारीरिक स्नेह और आलिंगन में कमी बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति के विकास में बाधा बन सकती है। आलिंगन शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उनकी देखभाल करने वालों के साथ जुड़ने, गैर मौखिक संचार के बारे में सीखने और सुरक्षा की भावना विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत से एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो सकती है जो दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में अधिक सहज नहीं रहती। इसके अलावा ये प्रवृत्ति सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। मोबाइल उपकरणों पर लंबे समय तक समय बिताने वाले बच्चे साथियों के साथ आमने सामने बातचीत के अवसर खो सकते हैं। इससे सहयोग, संघर्ष समाधान और प्रभावी संचार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल विकसित करने की उनकी क्षमता में बाधा आ सकती है। इसके अलावा मोबाइल फोन बच्चों को संभावित रूप से हानिकारक सामग्री और ऑनलाइन खतरों के संपर्क में ला सकते हैं, जिससे उचित सामाजिक व्यवहार और मूल्यों की उनकी समझ प्रभावित हो सकती है।
हालांकि ये पहचानना आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है जब इसका संयमित और उचित मार्गदर्शन के साथ उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल डिवाइस शैक्षिक सामग्री की पेशकश, साथियों के साथ आभासी बातचीत की सुविधा और यहाँ तक कि डिजिटल साक्षरता सिखाकर बच्चे की समाजीकरण प्रक्रिया को पूरक कर सकते हैं। निष्कर्षतः जब मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं, ऐसे में स्वस्थ सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और बातचीत के पारंपरिक रूपों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 11। वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, प्राचीन भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय वैदिक काल ने भारतीय समाज और धर्म की नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस काल की कई प्रमुख विशेषताएं थीं, जिनमें से कुछ विशेषताएं आज भी भारतीय समाज में विद्यमान हैं। धार्मिक ग्रंथ, वेद पवित्र भजनों और ग्रंथों का एक संग्रह वैदिक समाज और धर्म के केंद्र में थे। उन्होंने हिंदू धर्म की नींव रखी और उनका प्रभाव आज भी समकालीन भारतीय धार्मिक प्रथाओं में स्पष्ट है। जाति व्यवस्था, वैदिक समाज ने वर्ण व्यवस्था की अवधारणा पेश की, एक सामाजिक पदानुक्रम जो अंततः जाति व्यवस्था में विकसित हुआ, जबकि आधुनिक भारत ने जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के प्रयास किए हैं। इस प्रणाली के अवशेष अभी भी समाज के कुछ पहलुओं में मौजूद हैं। अनुष्ठान और बलिदान, अनुष्ठान और बलिदान समारोह वैदिक धर्म का अभिन्न अंग थे। आधुनिक समाज में भी इन अनुष्ठानों की प्रकृति विकसित हुई है। धार्मिक समारोह और पूजा भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्र में बने हुए हैं। देवता और पंथियन, वैदिक धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवता शामिल थे, जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण। ये देवता समकालीन हिंदू धर्म में आज भी महत्व रखते हैं। धर्म की अवधारणा, वैदिक काल ने धर्म की अवधारणा पेश की जो किसी के कर्तव्य और नैतिक दायित्वों को दर्शाता है। ये विचार भारतीय नैतिकता और सामाजिक आचरण में मौलिक बना हुआ है। पुनर्जन्म और कर्म, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास जो इस अवधि के दौरान उत्पन्न हुआ, अभी भी हिंदू धर्म में प्रमुख है और इसने कई भारतीयों के व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। योग और ध्यान, वैदिक समाज ने योग और ध्यान जैसी प्रथाओं के लिए आधार तैयार किया, जिन्होंने वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है और अभी भी भारत में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। निष्कर्षतः वैदिक काल का भारतीय समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसकी कई विशेषताएं समकालीन भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती रहीं। जबकि भारत सहस्राब्दियों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, वैदिक समाज और धर्म के पहलू अभी भी मौजूद हैं जो आधुनिक भारत के ढांचे में इस प्राचीन युग की स्थायी विरासत को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 12। सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, भारत में सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान पूर्व मध्य युगीन काल से अधिक उन्नत समाज में संक्रमण को चिन्हित करते हुए कई महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन पेश किए गए थे। इन परिवर्तनों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे दैनिक जीवन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विभिन्न पहलू प्रभावित हुए। पृष्ठ संख्या 105। सिंचाई और कृषि, पर्शियन व्हील संस्कृत शब्द अर्घट्टा की शुरुआत और बेहतर जल प्रबंधन तकनीकों ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया। इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आई। वास्तुकला और निर्माण,
जटिल डिजाइन और मेहराबों और गुंबदों के उपयोग की विशेषता वाली इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का उदय हुआ। इस शैली का उदाहरण कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसी संरचनाओं से मिलता है। इन नवाचारों ने न केवल भारतीय इमारतों के सौंदर्य शास्त्र को बढ़ाया, बल्कि बाद की स्थापत्य शैलियों को भी प्रभावित किया। धातुकर्म। सल्तनत काल में धातुकर्म में प्रगति देखी गई, जिसमें जटिल मूर्तियों और बर्तनों के लिए कांस्य और पीतल का उपयोग शामिल था। इसका कला और शिल्प कौशल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कपड़ा। कताई और बुनाई की उन्नत तकनीकों के कारण अच्छे वस्त्रों का उत्पादन हुआ, जो एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु बन गई। इसने उस काल की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। व्यापार और परिवहन। सड़कों और कारवांसराई के निर्माण ने व्यापार को सुविधाजनक बनाया, जिससे भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान की अनुमति मिली। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास हुआ। कागज और मुद्रण। पांडुलिपियों और पुस्तकों के लिए कागज और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के उपयोग ने लिखित ज्ञान को और अधिक सुलभ बना दिया है। इससे शिक्षा के प्रसार में योगदान मिला। इन तकनीकी परिवर्तनों ने आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को प्रभावित किया। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे एक अधिक परस्पर जुड़े हुए और समृद्ध समाज का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त वास्तुशिल्प नवाचारों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया, जबकि धातु और वस्त्रों में प्रगति ने शिल्प कौशल को बढ़ाया। कुल मिलाकर सल्तनत काल के दौरान तकनीकी परिवर्तनों ने भारतीय समाज के प्रक्षेप पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बाद के समय में आगे की प्रगति के लिए मंच तैयार हुआ। प्रश्न संख्या 13। भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर: भारत में औपनिवेशिक शासन का देश के जनजातीय समुदायों पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभाव पड़ा। जनजाति, जिन्हें प्रायः आदिवासी कहा जाता है, संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहते थे और उपनिवेशवाद के तहत उनके अनुभव विशिष्ट स्थान और अवधि के आधार पर भिन्न भिन्न थे। हालांकि कुछ सामान्य रुझानों और प्रतिक्रियाओं की पहचान की जा सकती है। आर्थिक शोषण। उपनिवेशवाद ने नकदी फसलों और वाणिज्यिक कृषि की शुरुआत करके पारंपरिक जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं को बाधित किया। आदिवासियों को प्रायः फसलों की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा और पारंपरिक आजीविका का नुकसान हुआ। औपनिवेशिक प्रशासन ने बहुमूल्य वन संसाधनों का दोहन किया, जिससे वनों की कटाई हुई और आदिवासी समुदायों का विस्थापन हुआ। भूमि हस्तांतरण। अंग्रेजों ने भू राजस्व की एक प्रणाली शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप जनजातीय भूमि का हस्तांतरण हुआ। पर्याप्त मुआवजे या उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बिना अक्सर उनसे जमीन छीन ली जाती थी, जिससे वे भूमिहीन और असुरक्षित हो जाते थे। सामाजिक विघटन। नए कानूनों और प्रणालियों की शुरुआत ने आदिवासी सामाजिक संरचनाओं और प्रथागत प्रथाओं को बाधित कर दिया। इसमें आदिवासी परिषदों और कानूनी प्रणालियों को कमजोर करना शामिल था, जिससे अक्सर आदिवासियों को अन्याय का सामना करने में कोई सहारा नहीं मिलता था। सांस्कृतिक क्षरण। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने जनजातीय संस्कृतियों को हीन दृष्टि से देखा और उन्हें मुख्यधारा के हिंदू समाज में शामिल करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप जनजातीय भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का क्षरण हुआ। इन दमनकारी स्थितियों के जवाब में आदिवासियों ने विभिन्न रणनीतियां अपनाईं। विद्रोह। ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आदिवासी विद्रोह हुए, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और बस्तर विद्रोह।
ये अक्सर भूमि हस्तांतरण और आर्थिक शोषण का विरोध करने के प्रयास थे। वन आंदोलन। कई आदिवासी समुदायों ने अपने पारंपरिक संसाधन अधिकारों की रक्षा के लिए वन आंदोलन आयोजित किए। उदाहरण बिश्नोई आंदोलन। सांस्कृतिक पुनरुद्धार। कुछ आदिवासियों ने प्रतिरोध के रूप में अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित और संरक्षित करने की मांग की। उन्होंने पारंपरिक प्रथाओं, भाषाओं और अनुष्ठानों पर जोर दिया। राजनीतिक लामबंदी। स्वतंत्रता के बाद भारत में आदिवासी समुदाय भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व की मांग के लिए राजनीतिक रूप से संगठित हुए। पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम इनमें से कुछ मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण विधायी प्रतिक्रियाएं थीं। संक्षेप में, भारत में औपनिवेशिक शासन का जनजातीय समुदायों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक शोषण, भूमि अलगाव, सामाजिक व्यवधान और सांस्कृतिक क्षरण हुआ। इसके प्रत्युत्तर में आदिवासियों ने औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने और अपने अधिकारों और पहचान को फिर से हासिल करने के लिए विद्रोह, वन आंदोलन, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राजनीतिक लामबंदी सहित कई रणनीतियां अपनाई। ये प्रयास आज भी भारतीय राज्य और इसकी जनजातीय आबादी के बीच संबंधों को आकार दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 14। भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर: भारत की लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा अपार संसाधन क्षमता प्रदान करती है और ये देश की आर्थिक और पर्यावरणीय संपदा का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये विशाल तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन, पर्यटन, शिपिंग, व्यापार और पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मामले में कई अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि इसके पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करते हुए इसकी क्षमता का दोहन करने के लिए इस तटरेखा के साथ सतत विकास के महत्व को पहचानना आवश्यक है। मत्स्य पालन। भारत की तटरेखा एक संपन्न मछली पकड़ने के उद्योग को बनाए रखती है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है। तट के किनारे समृद्ध समुद्री जैव विविधता विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों का समर्थन करती है, जो इसे देश के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाती है। इस संसाधन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंधन और टिकाऊ अभ्यास महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 106। पर्यटन। भारत के तटीय क्षेत्र आश्चर्यजनक समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करते हैं। तट के किनारे पर्यटन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, रोजगार सृजन और राजस्व सृजन की क्षमता प्रदान करता है। स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने और इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। नौवहन और व्यापार। कई प्रमुख बंदरगाह भारत के समुद्र तट पर स्थित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। ये बंदरगाह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आधुनिकीकरण एवं विस्तार में निवेश वृद्धि से भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा। तटीय क्षेत्र पवन और सौर ऊर्जा के दोहन के लिए प्रमुख स्थान है। भारत ने अपने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में योगदान करते हुए अपने समुद्र तट पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन अवसरों के बावजूद भारत के तटीय क्षेत्र चक्रवात, सुनामी और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारियों की स्थिति
अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में अच्छी तैयारी है और अन्य में बुनियादी ढांचे और जागरूकता की कमी है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और निकासी योजनाओं के साथ पिछले कुछ वर्षों में चक्रवात की तैयारी में सुधार हुआ है। हालांकि तटीय समुदायों और बुनियादी ढांचे के लचीलापन सुनिश्चित करना, विशेष रूप से सुंदरबन जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, एक चुनौती बनी हुई है। इसके अतिरिक्त तटीय कटाव एक निरंतर चिंता का विषय है, जिससे बुनियादी ढांचे और आजीविका को खतरा है। कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए समुद्री दीवारों के निर्माण और मैंग्रोव बहाली परियोजनाओं जैसे शमन उपाय आवश्यक हैं। निष्कर्षतः भारत की तट रेखा में आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता की अपार संभावनाएं हैं। इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से दोहन करने के लिए सतत विकास प्रथाओं को प्राथमिकता देना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना और बढ़ती जलवायु संबंधी चुनौतियों के सामने तटीय समुदायों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खतरे की तैयारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 15। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर: भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता भौगोलिक, जलवायु और स्थलाकृतिक पहलुओं सहित विभिन्न कारकों के संयोजन का परिणाम है। भारत का विशाल और विविध परिदृश्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तटीय मैदानों तक फैला हुआ है, जो इसकी विविध वनस्पतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। भौगोलिक विविधता: भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र कई अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी जलवायु और भूभाग है। ये भिन्नता हिमालय में ठंडे अल्पाइन जंगलों से लेकर पश्चिम में गर्म और शुष्क रेगिस्तानों और उत्तर पूर्व में आर्द्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तक फैली हुई है। जलवायु और इलाके की ये विविधता विभिन्न पौधों की प्रजातियों को पनपने के लिए भिन्न भिन्न स्थान प्रदान करती है। जलवायु विविधता: भारत उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क और अल्पाइन जलवायु सहित जलवायु परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करता है। ये जलवायु विविधताएं विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति के प्रकारों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी घाट में भारी वर्षा होती है, जिससे हरे भरे सदाबहार वन पैदा होते हैं, जबकि थार रेगिस्तान शुष्क है और सूखा प्रतिरोधी वनस्पति का समर्थन करता है। स्थलाकृति: भारत की स्थलाकृति की विशेषता पर्वत, पठार, मैदान और तटीय क्षेत्र हैं। इनमें से प्रत्येक विशेषता विभिन्न पौधों की प्रजातियों के लिए अद्वितीय आवास बनाती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट अपनी विविध स्थलाकृति के कारण समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। मानसून: भारतीय मानसून अपनी मौसमी हवाओं और बारिश के साथ साथ वनस्पति पैटर्न को बहुत प्रभावित करता है। ये मैदानी इलाकों में फसलों की वृद्धि को बनाए रखता है और सुंदरबन और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में नम पर्णपाती और आर्द्रभूमि वनस्पति का समर्थन करता है। मिट्टी के प्रकार: भारत में मिट्टी के प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले पौधों के प्रकार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है और विविध वनस्पतियों का समर्थन करती है, जबकि पश्चिमी घाट में लेटेराइट मिट्टी की अपनी अनूठी वनस्पति है। भारत के वर्षावन क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्य जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र, जैसे कि पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिसमें से कई लुप्तप्राय या स्थानिक हैं। जैव विविधता संरक्षण:
वर्षावन अभयारण्य कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों सहित वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला की रक्षा करते हैं। वे बाघ, हाथी और गैंडे जैसे विभिन्न लुप्तप्राय जानवरों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करते हैं। पारिस्थितिक संतुलन। ये अभयारण्य प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वर्षावन कार्बन पृथक्करण और जलवायु विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे न केवल भारत बल्कि पूरे ग्रह को लाभ होता है। अनुसंधान और शिक्षा। ये क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करते हैं। वे जटिल पारिस्थितिकी प्रणालियों के कामकाज में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और जैव विविधता की हमारी समझ में योगदान करते हैं। पर्यटन और राजस्व। वर्षावन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और स्थानीय समुदायों के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं। उनके आर्थिक विकास में योगदान करते हैं और साथ ही संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्षतः भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता भौगोलिक, जलवायु और स्थलाकृतिक कारकों के बीच जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। वर्षावन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्य इस जैव विविधता को संरक्षित करने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और स्थायी पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अभयारण्य भारत के संरक्षण प्रयासों और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृष्ठ संख्या 107। प्रश्न संख्या 16। भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदमताल करने में विफल क्यों हुआ? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, भारत में मानव विकास को कई कारणों से आर्थिक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हाल के दशकों में प्रभावशाली आर्थिक विकास के बावजूद भारत का मानव विकास सूचकांक उस दर से नहीं बढ़ा है जो आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच असमानता का संकेत देता है। आय असमानता। इसका एक प्रमुख कारण भारत में लगातार बनी हुई आय असमानता है। तीव्र आर्थिक विकास ने अमीरों को असंगत रूप से लाभान्वित किया है, जिससे आय का अंतर बढ़ गया है। यह समानता आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को सीमित करती है। बुनियादी ढांचे का अंतर। भारत के आर्थिक विकास ने अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों को अविकसित छोड़कर शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में बाधा डालती है, जो मानव विकास में असमानता में योगदान करती है। शिक्षा संबंधी चुनौतियां। जबकि आर्थिक विकास के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, भारत में शिक्षा प्रणाली को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कम साक्षरता दर, पुराना पाठ्यक्रम और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश कुशल कार्यबल के विकास में बाधा डालते हैं। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच। हालांकि भारत ने स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति की है, फिर भी कई लोगों के पास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच नहीं है। उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत और सीमित बीमा कवरेज समग्र स्वास्थ्य और कल्याण सुधार में बाधाएं पैदा करते हैं। लैंगिक असमानता। भारत में लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं, जिससे महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रभावित हो रही है। इन असमानताओं का मानव विकास संकेतकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक अवरोध। जाति और धर्म से संबंधित मुद्दों सहित भारत की जटिल सामाजिक संरचना हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अवसरों और सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर सकती है, जिससे मानव विकास में अंतर और बढ़ सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां।
नौकरशाही की अक्षमताएं, भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दों ने मानव विकास संकेतकों में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। इन चुनौतियों का समाधान करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि मानव विकास आर्थिक विकास के साथ गति बनाए रखे, भारत को समावेशी विकास नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करना चाहिए, आय असमानता को कम करना चाहिए और सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को दूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास को अपने सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में ठोस सुधार में बदलने के लिए शासन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 17। 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। कारण दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर 1960 के दशक में एक शुद्ध खाद्य आयातक से एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में भारत के परिवर्तन का श्रेय कई प्रमुख कारकों को दिया जा सकता है। हरित क्रांति। 1960 के दशक में शुरू की गई हरित क्रांति ने अधिक उपज देने वाली फसल किस्मों की शुरुआत की, सिंचाई तकनीकों में सुधार किया और उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि की। इससे कृषि उत्पादकता, विशेषकर गेहूं और चावल जैसी फसलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सिंचाई अवसंरचना। भारत ने बांधों, नहरों और ट्यूबवेलों सहित व्यापक सिंचाई अवसंरचना के निर्माण में निवेश किया। इससे किसानों को वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता कम करके पूरे वर्ष फसलें उगाने में मदद मिली। नीति सुधार। भारत सरकार ने कृषि को समर्थन देने के लिए उर्वरक, बीज और सिंचाई पर सब्सिडी प्रदान करने जैसी नीतियां लागू की। इन नीतियों ने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कृषि विविधीकरण। भारत ने कपास, सोयाबीन और तिलहन जैसी नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके अपने कृषि उत्पादन में विविधता लाई। इससे न केवल कृषि आय में वृद्धि हुई बल्कि निर्यात वृद्धि में भी योगदान मिला। कृषि मशीनीकरण में वृद्धि। ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसी कृषि मशीनरी और प्रौद्योगिकी को अपनाने से कृषि में दक्षता और उत्पादकता में सुधार हुआ। अनुसंधान और विकास में निवेश। कृषि अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश से भारत के विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल किस्मों का विकास हुआ। निर्यात उन्मुख नीतियां। भारत ने ऐसी नीतियां अपनाई जिन्होंने निर्यात प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाने सहित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया। इससे भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने की अनुमति मिल गई। बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास ने कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की, जिससे वे निर्यात के लिए अधिक उपयुक्त हो गए। बुनियादी ढांचे का विकास। परिवहन और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में सुधार से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई और कृषि उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा हुई। इन कारकों ने भारत की विशाल कृषि योग्य भूमि और एक बड़े कृषि कार्यबल के साथ मिलकर देश को शुद्ध खाद्य आयातक से शुद्ध खाद्य निर्यातक में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है, जिसने इसकी आर्थिक वृद्धि और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 18। क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और या हाशिए पर ले जाता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर भारतीय महानगरों में शहरीकरण का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर विशेष रूप से गरीबों के अलगाव और हाशिए पर जाने से संबंधित एक जटिल और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। जबकि शहरीकरण आर्थिक वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करता है, इसने असमानताओं को भी बढ़ा दिया है, जिससे अलग अलग स्तर पर अलगाव और हाशिए पर जाने की स्थिति पैदा हो गई है।
इन मुद्दों में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक बेहतर आर्थिक संभावनाओं की तलाश में ग्रामीण प्रवासियों का शहरों में तेजी से आना है। आवास और रोजगार जैसे सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अक्सर स्थानिक अलगाव होता है, जहां शहरों के किनारे पर अनौपचारिक बस्तियां या मलिन बस्तियां उभर आती हैं। इन क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच और खराब रहने की स्थिति है, जो शहरी गरीबों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त आवास और शिक्षा सहित शहरी जीवन की असमान छोटी लागत आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा देती है। शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं द्वारा संचालित जेंट्रिफिकेशन निम्न आय वाले समुदायों को विस्थापित कर सकता है, उन्हें अधिक हाशिए पर धकेल सकता है। सामाजिक रूप से गरीबों को अक्सर शहरी परिवेश में भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच उनकी हाशिए की स्थिति को बनाए रखती है। इसके अलावा शहरों में अनौपचारिक श्रम बाजार अक्सर शोषण का कारण बनते हैं और शहरी गरीबों के लिए सीमित नौकरी सुरक्षा उनकी भेद्यता को और गहरा कर देती है। पृष्ठ संख्या 108। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि शहरीकरण के सभी पहलू नकारात्मक नहीं हैं। शहर सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान करते हुए नवाचार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। सरकारी पहल और शहरी नियोजन समावेशी नीतियों, किफायती आवास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में निवेश करके अलगाव और हाशिए पर जाने को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर भारतीय महानगरों में शहरीकरण में गरीबों के अलगाव और हाशिए पर जाने को बढ़ाने और सुधार के रास्ते उपलब्ध कराने की क्षमता है। प्रभावी शहरी नियोजन और नीतियां जो समावेशिता और न्यायसंगत विकास को प्राथमिकता देती हैं, शहरी गरीबों के लिए इसके नकारात्मक परिणामों को संबोधित करते हुए शहरीकरण के लाभों का दोहन करने के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न संख्या 19। भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर: भारत में जाति की अस्मिता एक जटिल और बहुआयामी घटना है, जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के संयोजन के कारण प्रायः एक साथ गतिशील और स्थिर दोनों हो सकती है। ये द्वंद्व भारतीय समाज के ढांचे में गहराई से समाया हुआ है और व्यक्तियों और समुदायों पर इसके दूरगामी प्रभाव हैं। जातिगत पहचान की गतिशीलता का एक कारण सामाजिक गतिशीलता है। जाति परंपरागत रूप से कठोर पदानुक्रमित संरचना से जुड़ी हुई है, जबकि आर्थिक और शैक्षणिक अवसरों ने कुछ व्यक्तियों और परिवारों को जाति की सीढ़ी पर ऊपर या नीचे जाने की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए, सकारात्मक कार्रवाई नीतियों और शिक्षा तक पहुंच ने कुछ निचली जातियों के व्यक्तियों को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने और समय के साथ अपनी जाति की पहचान बदलने में सक्षम बनाया है। ये गतिशीलता जातिगत पहचान की स्थिर प्रकृति को चुनौती देती है। दूसरी ओर, पारंपरिक सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं के स्थायी प्रभाव के कारण कई लोगों के लिए जाति की पहचान स्थिर बनी हुई है। गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था सदियों से कायम है, जो सामाजिक संबंधों, विवाहों और संसाधनों तक पहुंच को आकार दे रही हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जाति आधारित व्यवसाय और पदानुक्रम लोगों की भूमिकाओं और रिश्तों को परिभाषित करते रहते हैं। जातिगत पहचान का ये स्थिर पहलू सामाजिक अलगाव, भेदभाव और जाति आधारित रूढ़ियों के कायम रहने से प्रबल होता है। इसके अलावा राजनीतिक विचार अक्सर चलन में आते हैं। भारत में जाति आधारित राजनीति जाति पहचान के गतिशील और स्थिर दोनों तत्वों का लाभ उठाती है। राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, जिससे चुनावी लाभ के लिए जाति की पहचान को मजबूत
किया जा सकता है, जबकि व्यक्ति कुछ हद तक सामाजिक गतिशीलता का अनुभव करते हैं। निष्कर्षतः ऐतिहासिक विरासतों, आर्थिक अवसरों, सामाजिक मानदंडों और राजनीतिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया के कारण भारत में जाति की पहचान गतिशील और स्थिर दोनों है, जबकि कुछ व्यक्ति अपनी जाति की पहचान में गतिशीलता और बदलाव का अनुभव करते हैं। जाति व्यवस्था का स्थायी प्रभाव ये सुनिश्चित करता है कि ये भारतीय समाज में एक शक्तिशाली और निरंतर शक्ति बनी रहे। प्रश्न संख्या 20, संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, जातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उदारवादोत्तर अर्थव्यवस्था का प्रभाव एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। उदारवाद के बाद की अर्थव्यवस्थाएं प्रायः सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं की गतिशीलता को बदल देती हैं और इसका जातीय अस्मिता और सांप्रदायिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदारवाद के बाद की अर्थव्यवस्था में आमतौर पर आर्थिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन पर कम जोर दिया जाता है, जिससे निजीकरण, अविनियमन और वैश्वीकरण में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप समाज के कुछ वर्गों के लिए आर्थिक विकास और अधिक धन हो सकता है, लेकिन ये असमानताओं को भी बढ़ा सकता है जो जातीय आधार पर हो सकती हैं। हाशिए पर रहने वाले जातीय समुदायों को इस माहौल में इसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, जिससे बहिष्कार और निराशा की भावना पैदा हो सकती है। सांप्रदायिकता, जो विभिन्न जातीय या धार्मिक समूहों के लिए सामान्य हितों पर अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति है, उदारवादी अर्थव्यवस्था के बाद तीव्र हो सकती है। आर्थिक असमानताएं, संसाधनों के लिए असंतोष और अंतर समूह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती हैं, जो संभावित रूप से सांप्रदायिक संघर्ष का कारण बन सकती है। इसके विपरीत उदारवाद के बाद की अर्थव्यवस्था विभिन्न जातीय समुदायों के बीच परस्पर निर्भरता को भी प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि वे एक साथ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ये आर्थिक परस्पर निर्भरता सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा दे सकती है, जिससे संभावित रूप से सांप्रदायिक तनाव कम हो सकता है। निष्कर्ष में जातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उदारवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें आर्थिक असमानता का स्तर, असमानताओं को दूर करने में सरकार की भूमिका और सहयोग या प्रतिस्पर्धा करने के लिए विभिन्न जातीय समूहों की इच्छा शामिल है। ये एक सूक्ष्म मुद्दा है जिसके परिणामों को पूरी तरह से समझने के लिए सावधानी पूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 109।